इस लेक्चर में हम ये स्टडी कर रहे हैं कि अगर एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड को बनाया जाता है, सेट किया जाता है सरकार के द्वारा, तो क्या वो एलोकेटिवली एफिशिएंट होते हैं कि नहीं है, जिसके लिए हमने एक सिंबल यूज किया था AE। इसमें ये बताता है क्या अबेटमेंट एलोकेट किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर 10% रिडक्शन की हम बात करें तो 10% ऑफ अबेटमेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटर्स के लिए है इकोनॉमी में, तो क्या ये एफिशिएंट है या नहीं है, इसके लिए हमने सिंबल यूज किया AE। इसको ग्राफिकली हम लोग समझ रहे थे। एक्स एक्सिस पे अबैटमेंट है जिसे हम A से सिंबलाइज करेंगे, वाई एक्सिस पे है मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑब्लिक मार्जिनल सोशल बेनिफिट। मार्जिनल सोशल कॉस्ट का जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे जैसे अबैटमेंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे मार्जिनल सोशल कॉस्ट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे अबैटमेंट इंक्रीज होगा मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है वो डिक्रीज होगी। इसीलिए मार्जिनल सोशल बेनिफिट का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हम बात कर रहे थे कि अबैटमेंट एफिशिएंसी या एलोकेटिव एफिशिएंसी इन अबैटमेंट की कंडीशन क्या है। MSC इज इक्वल टू MSB। मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट की कंडीशन पे ही हम बात कर सकते हैं कि जो अबैटमेंट है या जो रिडक्शन की बात की जा रही है पोल्यूशन में, वो एलोकेटिवली एफिशिएंसी को दर्शाता है। अब हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं AE जो कि एफिशिएंट पॉइंट है। इन एफिशिएंसी कब होती है उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट लेते हैं A0। A0 को आप मार्जिनल सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट के कर्व के साथ ज्वाइन करके देखिए। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल कॉस्ट। अगर मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट से ज़्यादा है तो ये क्या दर्शाएगा कि जो रूल्स और रेगुलेशन है वो बहुत लीनियंट है या स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत लिबरल रूल एंड रेगुलेशन है, इसलिए मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है मार्जिनल सोशल कॉस्ट से ज़्यादा है। अब हम दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं जो AE के राइटवर्ड साइड पे A1। अगर रिडक्शन जो है वो A1 है या अबेटमेंट स्टैंडर्ड A1 पे है तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, ज्वाइन करके देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल बेनिफिट। मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है और मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है वो कम है। ये दर्शाता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या रेस्ट्रिक्टिव है। इन तीनों कंडीशंस को हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। एट A0 MSB is greater than MSC, it shows A0 standard would be too lenient or liberal. Next is at A1 MSC marginal social cost is greater than marginal social benefit, which shows that A1 standard is too restrictive or strict। यहाँ कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, टू रेस्ट्रिक्टिव। तीसरा जो पॉइंट है वो है एट AE। AE उस पॉइंट को दर्शाता है जहाँ पे
marginal social cost is equal to marginal social benefit. AE standard therefore shows that society accept the legal limit as allocatively efficient. सोसाइटी जो है इसे एलोकेटिव एफिशिएंट लेवल मानती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर है। नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ रीजनल डिफरेंसेस on achieving allocative efficiency। अगर अलग अलग रीजन है तो अलग अलग रीजन के लिए एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है वो अलग भी हो सकती है। इसको हम समझेंगे कि क्यों अलग रीजन्स में एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है वो अलग होती है। क्योंकि अगर दो अलग रीजन है, फॉर एग्जांपल रीजन 1 एंड रीजन 2, तो हो सकता है रीजन 1 जो है उसका मार्जिनल सोशल बेनिफिट रीजन 2 के मार्जिनल सोशल बेनिफिट से कम है। अगर रीजनल 2 का जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो रीजन 1 के मार्जिनल सोशल बेनिफिट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो अबेटमेंट लेवल होगा R2 के लिए वो ज़्यादा होगा। अबेटमेंट ऑफ R2 विल बी ग्रेटर देन अबेटमेंट लेवल ऑफ R1। कैसे होगा इसको फिगर से समझ लेते हैं ग्राफिकली। एक्स एक्सिस में हम लेंगे अबेटमेंट या कितना पोल्यूशन रिड्यूस करना है, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे मार्जिनल सोशल कॉस्ट एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट। मार्जिनल सोशल कॉस्ट का कर्व अपवर्ड होगा। मार्जिनल सोशल कॉस्ट दोनों ही रीजन के लिए सेम होंगे। मार्जिनल सोशल कॉस्ट एक्स, क्योंकि एक ही टाइप की फैक्ट्री है तो इसलिए रीजन का इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, और मार्जिनल सोशल कॉस्ट दोनों के लिए सेम होंगे। लेकिन क्योंकि रीजन अलग है इसलिए बेनिफिट अलग अलग होंगे। ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऑफ रीजन एक्स, मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऑफ रीजन वाई। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऑफ एक्स कम है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऑफ वाई जो है वो ज़्यादा है। और हमने ये पहले ही डिस्कस किया था कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ अबेटमेंट तब होगा जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर होता है। एक्स रीजन के लिए ये पॉइंट जो है यहाँ पे है फॉर रीजन एक्स, वाई रीजन के लिए पॉइंट जो है यहाँ पे है फॉर रीजन वाई। यहाँ पे अबेटमेंट का लेवल ए एक्स फॉर रीजन एक्स। ये कैसा अबेटमेंट लेवल है? जहाँ पे मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऑफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे एलोकेटिव एफिशिएंसी है ए एक्स पे। एट दिस पॉइंट एम एस बी एक्स इज इक्वल टू एम एस सी एक्स। बेनिफिट जो है वो कॉस्ट के बराबर है, तो एक्स रीजन के लिए जो अबेटमेंट है वो ए एक्स पे एलोकेटिव एफिशिएंसी को शो करेगा। उसी प्रकार से ए वाई की अगर बात करें तो ए वाई के लिए ए वाई या अबेटमेंट लेवल ए वाई दर्शाता है कि यहाँ पे सोशल कॉस्ट ऑफ वाई इज इक्वल टू सोशल बेनिफिट ऑफ वाई। इस पॉइंट पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ वाई, जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि एलोकेटिव एफिशिएंसी है। तो इस प्रकार से हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर दो अलग रीजन हैं और उनके जो बेनिफिट्स हैं, जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, अगर वो डिफरेंट होंगे तो उनका जो एबेटमेंट लेवल है
जो एलोकेटिव एफिशिएंसी को दर्शाएगा वो भी अलग अलग होगा, ना कि एक बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल पॉलिसी। ऐसे कौन कौन से अप्रोचेस हैं जो यूज किए जाते हैं एनवायरमेंटल पॉलिसी या पर्यावरण से रिलेटेड नीतियों के निर्माण के लिए। अप्रोचेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी, इसमें तीन प्रमुख अप्रोच हैं। दो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच, और एक है मार्केट अप्रोच। यहाँ पे तीन टाइप के अप्रोच हैं। पहला है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, दूसरा है कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच, तीसरा है मार्केट अप्रोच। कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच क्या है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर सरकार के द्वारा ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाता है, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो कानूनी तौर पे मानने के लिए अलग अलग कंपनीज बाध्य हैं, तो उसे हम कहते हैं कमांड एंड कंट्रोल। अगर किसी प्रकार का कर लग रहा है पोल्यूशन पे, या अबेटमेंट लेवल जो है वो डिसाइडेड है, तो ये सारे किसके अंडर आएंगे, कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच। मार्केट बेस्ड अप्रोच जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मार्केट बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि जितना आप पोल्यूशन करेंगे उतना आप पे करेंगे, जिसमें परमिट ट्रेडिंग आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि इट रिक्वायर्स दैट द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बी यूज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। अगर किसी प्रकार का पोल्यूशन टारगेट या एनवायरनमेंट से रिलेटेड टारगेट सेट किया जाता है, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस अप्रोच ये सुनिश्चित करता है कि कम से कम रिसोर्सेस का यूज करके, चाहे वो मॉनेटरी रिसोर्सेस हो या अदर रिसोर्सेस हो, जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट है या जो कॉस्ट या लागत लगेगी पर्यावरणीय, आप कह सकते हैं पोल्यूशन या जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको हटाने के लिए, वो सबसे कम होना चाहिए। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस अप्रोच जो है वो बेनिफिट बेस्ड अप्रोच से एकदम डिफरेंट है। जहाँ बेनिफिट बेस्ड अप्रोच में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनल सोशल बेनिफिट को गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश करती है, कॉस्ट के एस्पेक्ट को उतनी वैल्यू नहीं देती। कॉस्ट इफेक्टिवनेस दूसरी तरफ ये देखता है कि जो अप्रोच है वो कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, या लागत को कितना ज़्यादा कम किया जा सकता है, या कितनी कम उपयोग करके रिसोर्सेज को हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो तीन प्रकार के जनरल अप्रोचेस हैं जो एनवायरमेंटल पॉलिसी या पर्यावरणीय से रिलेटेड नीतियों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच कॉस्ट इफेक्टिव? क्योंकि पहला अप्रोच क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच, तो हम ये देखेंगे कि क्या कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। इज द कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच कॉस्ट इफेक्टिव? दिस इज द क्वेश्चन। कॉस्ट इन इफेक्टिवनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी जो है कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच के अंतर्गत आती है। पहला है कॉस्ट इन इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इन इफेक्टिवनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। अगर हम ये मान लेते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच ये सुनिश्चित करता है कि सरकार ने कहा किसी एक प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करके पॉल्यूशन को या प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जाए, और अगर ये मैंडेटरी है तो हो सकता है किसी एक रीजन के लिए जिस प्रकार की तकनीक को सरकार ने बाध्यता की है वो हो सकता है कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सोलर एनर्जी की बात करें, अगर सरकार ये कहती है कि आपको सोलर एनर्जी ही यूज करना है किसी एक पर्टिकुलर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, तो हो सकता है कि रीजन टू रीजन जहाँ पे ज्यादा समर में टेम्परेचर हाई होता है वहां हो सकता है ये
कॉस्ट इफेक्टिव हो, लेकिन जहाँ पे रेनी सीजन है वहां पे हो सकता है कॉस्ट इनइफेक्टिव हो। उसी प्रकार से अगर किसी भी तरीके से तकनीक को अगर मैंडेटरी कर दिया जाता है, टेक्नोलॉजी को, तो किसी एक रीजन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है, दूसरे ही रीजन के लिए कॉस्ट इनइफेक्टिव भी हो सकता है। इसलिए कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच में जब टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टैंडर्ड, हमने ये पहले ही एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड जो है वो फंडामेंटल है एनवायरमेंटल पॉलिसी के। उसमें एक बहुत ही प्रमुख स्टैंडर्ड है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टैंडर्ड। अगर टेक्नोलॉजी को फिक्स्ड कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टैंडर्ड सरकार अपनाती है, तो उस कंडीशन में अलग अलग रीजन्स के लिए ये कॉस्ट इनइफेक्टिवनेस को रिजल्ट कर सकती है, या इसकी वजह से कॉस्ट इनइफेक्टिवनेस की सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट इनइफेक्टिवनेस ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? हर एक रीजन के लिए जो स्टैंडर्ड्स अबेटमेंट के बनाए गए हैं वो यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, तीन रीजन हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास है। अगर सरकार ने ये कह दिया कि 5 यूनिट्स ऑफ अबेटमेंट जो है वो सारे रीजन से होना चाहिए, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, जिसकी वजह से उनका जो एलोकेटिव एफिशिएंसी है अबेटमेंट में वो अलग अलग लेवल पे फिक्स्ड होता है। अगर सरकार यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड कर देती है तो जो टोटल कॉस्ट आएगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ रीजन 1, कॉस्ट ऑफ रीजन 2 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ रीजन 3, ये कॉस्ट इन इफेक्टिवनेस को शो कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रीजन स्पेसिफिक अबेटमेंट गोल्स बनाए, अगर ये यूनिफॉर्म ना हो कि रीजन स्पेसिफिक हो, तो हम टोटल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच, कॉस्ट इन इफेक्टिवनेस ड्यू टू यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच जब सरकार अपनाती है तो उसमें कॉस्ट इन इफेक्टिवनेस कैसे हो सकता है अगर हम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को अपनाएं। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो पल्यूटर हैं किसी एक रीजन में, पल्यूटर 1 एंड पल्यूटर 2। गवर्नमेंट चाहती है कि जो टोटल अबेटमेंट हो वो 10 यूनिट्स का हो। मतलब सरकार का टारगेट क्या है कि 10 यूनिट्स ऑफ पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस करना है किसी एक पर्टिकुलर रीजन से, जिसमें पोल्यूटर 1 है और पोल्यूटर 2 है। अगर हम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसका मतलब पोल्यूटर 1 को 5 यूनिट्स और पोल्यूटर 2 को 5 यूनिट्स का रिडक्शन करना पड़ेगा। अब दोनों के मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को हम देख लेते हैं अबैटमेंट के। पोल्यूटर 1, दिस इज पोल्यूटर 2, इन दोनों को यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के अंतर्गत 5-5 यूनिट का रिडक्शन करना है। फॉर एग्जांपल 5 की जगह हम ले लेते हैं 10 यूनिट्स। पोल्यूटर 1 10 यूनिट्स, पोल्यूटर 2 10 यूनिट्स। टोटल अबेटमेंट टारगेट हम गवर्नमेंट का ले लेते हैं 20 यूनिट्स। ये टोटल टारगेट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के अंतर्गत पोल्यूटर 1 का 10 है, पोल्यूटर 2 का 10 है। अब हम इसमें देखते हैं मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट ऑफ 1। पोल्यूटर 1 का मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट जो है वो इस प्रकार से 2.5 A1। टोटल अबेटमेंट कॉस्ट ऑफ पोल्यूटर 1 इज इक्वल टू 1.25 A1 स्क्वायर। यहाँ पे A1 जो है वो शो करता है पोल्यूटर 1 को कितना अबेटमेंट करना है, दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स।
उसी प्रकार से हम पल्यूटर 2 का ले लेंगे। MaC2 is equal to 0.625 A2। A2 यहाँ पे बताते हैं कि पल्यूटर 2 को कितना रिडक्शन करना है, दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। टोटल अबेटमेंट कॉस्ट ऑफ पल्यूटर 2 इज इक्वल टू 0.3125 A2 स्क्वायर। ये टोटल अबेटमेंट कॉस्ट ऑफ पल्यूटर 2 है। अब हम एज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करता है 10 यूनिट स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म। 10 यूनिट स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मली गवर्नमेंट ने ये कहा कि 10 यूनिट का अबेटमेंट टोटल करना है। तो पल्यूटर 1 को कितना अबेटमेंट करना है? 5 यूनिट का। पल्यूटर 2 को कितना अबेटमेंट करना है? 5 यूनिट का। जो इक्वेशन थी हमारे पास उसके अकॉर्डिंग पल्यूटर 1 का मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू $12.50। पल्यूटर 1 का टोटल अबेटमेंट कॉस्ट देख लेते हैं। 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू $31.25। ये हमें क्या मिल गया? टोटल अबेटमेंट कॉस्ट ऑफ पल्यूटर 1। इसी तरीके से हम पल्यूटर 2 को देख लेंगे। पल्यूटर 2 का मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट हो जाएगा 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 5 that is equal to $3.13। total abatement cost of polluter 2 is equal to 0.3125 A2 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 0.3125 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा हमें? $7.81। अब हम टोटल अबेटमेंट कॉस्ट देख लेते हैं, क्योंकि हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस या इनइफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं। टोटल अबेटमेंट कॉस्ट, टोटल अबेटमेंट कॉस्ट पल्यूटर 1 का टोटल अबेटमेंट कॉस्ट प्लस पल्यूटर 2 का टोटल अबेटमेंट कॉस्ट, इसको हम प्लस कर लेंगे $31.25 प्लस $7.81। ये हमें मिल जाएगा $39.06। ये हमें मिल गया टोटल अबेटमेंट कॉस्ट ऑफ पल्यूटर 1 एंड पल्यूटर 2। अब हमारा क्वेश्चन था कि ये क्या कॉस्ट इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है। द क्वेश्चन इज 10 यूनिट्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ अबेटमेंट can be achieved at a lower cost। क्वेश्चन है क्या 10 यूनिट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अबेटमेंट $39.06 से कम पे अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको हम देखेंगे।
मैथमेटिकली और फिर ग्राफिकली। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव अबेटमेंट क्राइटेरिया पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। कॉस्ट इफेक्टिव अबेटमेंट क्राइटेरिया, इसका क्या मतलब है? इट इज एलोकेशन ऑफ अबेटमेंट अक्रॉस पोल्यूटिंग सोर्सेस सच दैट MAC फॉर ईच सोर्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि अबेटमेंट का एलोकेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि जो भी अलग अलग पोल्यूटर्स हैं उनका मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट जो है एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? MAC1, पोल्यूटर 1 का अबेटमेंट कॉस्ट जो है, marginal abatement cost should be equal to marginal abatement cost of polluter 2 is equal to marginal abatement cost of polluter 3 which is equal to, अगर हम n number of polluter मान ले तो marginal abatement cost of polluter n। दिस इज द कंडीशन फॉर कॉस्ट इफेक्टिव अबेटमेंट। ये क्राइटेरिया है। कॉस्ट इफेक्टिव अबेटमेंट का मतलब है कि अलग अलग पोल्यूटर्स का जो मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। जो इक्वेशंस हमने लिए थे उसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो स्टेप 1 होगा MAC1 is equal to MAC2, that is 2.5 A1 is equal to 0.625 A2। ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया हमें। स्टेप 2 होगा A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 10। A1 प्लस A2 10 के बराबर होगा क्योंकि 10 यूनिट्स का हमें रिडक्शन करना है। ये हमारा टारगेट है जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। स्टेप 3 होगा solve the equation simultaneously। स्टेप 1 और स्टेप 2 के जो इक्वेशन थे उसको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और आंसर आपको मिलेगा A1 इज इक्वल टू 2 एंड A2 इज इक्वल टू 8। स्टेप 1 और स्टेप 2 के इक्वेशन क्या थे? 2.5 A1 इज इक्वल टू 0.625 A2। स्टेप 2 था A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 10। तो आप कह सकते हैं A1 इज इक्वल टू 10 माइनस A2 और ये वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं तो इससे आपको A1 A2 की वैल्यू मिलेगी। वैल्यू क्या मिली है? A1 इज इक्वल टू 2 एंड A2 इज इक्वल टू 8। तो अगर हम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स लेते जो कि था 5 और 5 तो हमें जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही थी, टोटल कॉस्ट वो आ रही थी $39.06। पर A1 इज इक्वल टू 2 और A2 इज इक्वल टू 8 पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है। तो हम देखेंगे कि अगर हम A1 को 2 अबेटमेंट यूनिट्स से, A2 को 8 अबेटमेंट यूनिट्स से रिडक्शन करने के लिए तो कितने डॉलर कम हमको कॉस्ट या लागत लगेगी। इसके लिए हम इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे। टोटल अबेटमेंट कॉस्ट 1 इज इक्वल टू 1.252 स्क्वायर। ये पोल्यूटर 1 के लिए हो गया क्योंकि उसका अबेटमेंट क्या है? 2 यूनिट्स का है। ये हमें मिल जाएगा $5। इसी तरीके से हम पोल्यूटर 2 को देख लेंगे। 0.3125 स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा $20। अब आप देखिए कि टोटल आपको कितना हो रहा है? $20 प्लस $5, $25।
पहले हमारे पास कितना था जब हम यूनिफॉर्म कर रहे थे? $39.06। तो हमारी लागत कितनी कम हुई? 39.06 माइनस 25.00, दैट इज इक्वल टू $14.06। तो कितना पैसा या डॉलर हम बचा रहे हैं? सेविंग इज इक्वल टू $14.06, जो ये दर्शाता है कि अगर हम यूनिफॉर्म ना लें और कॉस्ट इफेक्टिव क्राइटेरिया को फॉलो करें तो हम $14.06 बचा सकते हैं, जो कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर या अननेसेसरी लागत को दर्शा रहा था, और जो ये बताता है कि अगर हम रीजन पल्यूटर स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक अबेटमेंट रेगुलेशंस अपनाएं तो हम कॉस्ट को, जो कि हमारा क्वेश्चन था कि कॉस्ट को क्या हम इससे कम कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं, हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम ग्राफिकली समझ लेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन in a two polluter model. कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इन अ टू पोल्यूटर मॉडल, इसको हम ग्राफिकली समझ सकते हैं इस तरीके से। ये ग्राफ है, इसमें हमने दोनों पोल्यूटर्स को लिया है। मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट ऑफ वन को हम लेते हैं लेफ्ट साइड में, पोल्यूटर वन को, ये डॉलर में है। राइट साइड में हम लेते हैं मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट ऑफ पोल्यूटर टू, ये भी डॉलर में है। जीरो 10 मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट ऑफ पोल्यूटर वन को हम लेफ्ट से राइट की तरफ मेजर करेंगे, और मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट ऑफ पोल्यूटर टू को हम राइट से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे। इसलिए हमने यहाँ 0 to 10 लिखा है, फिर यहाँ 0 to 10 लिखा है। ये यहाँ से यहाँ मेजर होगा पोल्यूटर वन के लिए, पोल्यूटर टू के लिए राइट से लेफ्ट साइड के लिए मेजर होगा। पहले हम देख लेते हैं पोल्यूटर वन का ग्राफ कैसा होगा, कर्व। इस पॉइंट पे आप लिख सकते हैं 25.00। पोल्यूटर टू का ग्राफ देख लेते हैं कैसा होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए 6.25। This is marginal abatement cost curve of polluter 1 and this is marginal abatement cost of polluter 2। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट पे हम देखेंगे कितना अबेटमेंट पोल्यूटर वन के लिए। पोल्यूटर वन के लिए मैथमेटिकली हमने देखा था अबेटमेंट है 2 यूनिट्स, और 10 - 2 ये जो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स है ये है पोल्यूटर 2 का, दैट इज 8 यूनिट्स। ये पोल्यूटर वन 2 यूनिट्स, ये यहाँ से यहाँ तक है पोल्यूटर 2, यहाँ से यहाँ तक है पोल्यूटर वन। पोल्यूटर वन का 2 यूनिट्स, पोल्यूटर 2 का 8 यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर है? ये जो पॉइंट है ये क्या शो करता है? मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट ऑफ पोल्यूटर वन इज इक्वल टू मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट ऑफ पोल्यूटर टू। ये किस चीज का क्राइटेरिया? कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि अबेटमेंट कॉस्ट जो है दोनों के लिए, मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट जो है इस पॉइंट पे दोनों के लिए सेम है, दैट इज इक्वल टू $5। इस पॉइंट पे जब आप लाइन खींचेंगे, एक और ग्राफ से हम देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम कहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव अबेटमेंट लेवल है, और यहाँ पे दोनों ही पोल्यूटर वन और पोल्यूटर टू का जो मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट है वो दोनों ही के लिए कितना है? 5।
तो ग्राफिकली हम इस तरीके समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे MSC1 इज इक्वल टू MSC2 है, ये कॉस्ट इफेक्टिव क्राइटेरिया को शो करता है, और पल्यूटर 1 को 2 यूनिट्स और पल्यूटर 2 को जब 8 यूनिट्स का अबेटमेंट करना पड़ेगा, टोटल 10 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली $14 जो है सेव कर रहे हैं, और ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस को दर्शाता है। अब ये जो मॉडल है कमांड कंट्रोल एंड कमांड अप्रोच, इसको हमने अभी समझा ग्राफिकली। समझते हैं कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट या क्रिटिकल अप्रेजल क्या है। अब ये समझिए, क्या ये मुमकिन है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि वो ये पता कर पाए कि मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट अलग अलग रीजन के लिए क्या है? तो आंसर इज नो। वर्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस लेवल की इंफॉर्मेशन, जहाँ पे n नंबर ऑफ पोल्यूटर्स हैं, लैक्स में पोल्यूटर्स हैं, वहाँ पे सब पोल्यूटर्स का या हर एक कंपनी और फैक्ट्री का मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो फिर क्या कॉस्ट इफेक्टिव स्टैंडर्ड को लागू किया ही नहीं जा सकता? तो आंसर इज नो। कॉस्ट इफेक्टिव को लागू किया जा सकता है, बट कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच जो है उसके थ्रू नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है? मार्केट बेस्ड अप्रोच के द्वारा। मार्केट बेस्ड अप्रोच जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ अबेटमेंट को लागू करने में या प्राप्त करने में कारगर होते हैं, बट कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच से प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव अबेटमेंट लेवल जो है उसको प्राप्त कर सकें। दूसरी चीज़ है कि मार्केट बेस्ड अप्रोच जो है किस तरीके से इसको अचीव करते हैं। मार्केट बेस्ड अप्रोच की जो पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल होती है, वेरस कमांड एंड कंट्रोल एंड कमांड अप्रोच जो है वो इनफ्लेक्सिबल रूल्स को अप्लाई करता है। मार्केट बेस्ड अप्रोच में हमें पल्यूटर कॉस्ट की स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। पल्यूटर कॉस्ट या मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट की जो स्पेसिफिक नॉलेज है उसकी ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक नॉलेज नॉट नीडेड। क्वेश्चन इज, फिर कैसे मार्केट बेस्ड अप्रोच जो है कॉस्ट इफेक्टिव अबेटमेंट लेवल तक पहुंचती है? द आंसर इज थ्रू मार्केट इंसेंटिव्स एंड प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट इंसेंटिव्स का मतलब है कि अगर आप पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं तो इसके बदले आपको मॉनेटरी गेन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 यूनिट्स का रिडक्शन किया तो मे बी आप 100 यूनिट्स इससे कमा सकते हैं, $100 इससे कमा सकते हैं। ये एग्जाम्पल है मार्केट इंसेंटिव्स का। प्राइस मैकेनिज्म ये डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार से प्राइस या कीमत दर का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि परमिट ट्रेडिंग में किया जाता है, जिसमें जो भी CERs हैं, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, 1 टन ऑफ CO2 एमिशन अगर रिड्यूस किया गया है तो उसके बदले एक CER या सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। इसके डिमांड और सप्लाई के आधार पे जो कार्बन यूनिट्स है उनके प्राइस का एलोकेशन होता है। तो प्राइस एलोकेशन से और मार्केट इंसेंटिव से इनफ्लेक्सिबल रूल्स को हटा के मार्केट बेस्ड अप्रोच जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को अचीव करता है। मार्केट बेस्ड अप्रोच leads to cost effective
abatement standards. दिस इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे मार्केट बेस्ड अप्रोच से या कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच में और डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स क्या हैं।